गुड मॉर्निंग। बैठो भाई बैठो। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज का संपूर्ण अध्ययन हम हिंदी भाषा में करेंगे। मंडे क्यों? क्या है मंडे? ईद है मंडे को? मुझे नहीं पता है क्या। नहीं, छुट्टी तो ईद में तो मीठी ईद की होती है, छुट्टी तो बस। ये एक डेटा दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो था। नाम से कंपाउंड पढ़ेंगे तो रिएक्टिव हैं, तो इनमें सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक लगना है। इतना तो क्लियर है अपने को। अब आपके पास चॉइस है, आप मोल वाले मेथड से भी कर सकते हैं इसे और इक्विवेलेंट वाले से भी। अगर मोल वाले मेथड से करना है तो कहीं पे भी अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। अगर मैं पहले मेथड मोल्स वाला दिखा रहा हूं तो 8 ग्राम NaOH में क्या करूं कि मोल्स बन जाए? 40 मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड, तो ये 0.2 मोल्स आ गए। यहां 4.9 डिवाइड बाय 98, ये 1/20 या 0.05 मोल्स H2SO4 आएंगे। जब आप बोलते हो एसिड बेस न्यूट्रलाइज होते हैं तो आपको न्यूट्रलाइज होने पर अलग अलग बेस का नाम दे सकता हूं, अलग अलग एसिड का नाम दे सकता हूं। देयर इज समथिंग जो हर न्यूट्रलाइजेशन में कॉमन है, और वो है बेस कुछ भी बोलो उसने OH- दिया ही होगा, एसिड कुछ भी बोलो उसने H+ दिया ही होगा। तो टेक्निकली न्यूट्रलाइजेशन OH- ऑफ बेस H+ ऑफ एसिड से जुड़ के वाटर बनने की रिएक्शन है। तो आपको इन्हें इन मोल्स पे रोकना नहीं है। क्या करना है अभी? इन्हें तोड़कर H+ कितने मिले, OH- कितने मिले, वो स्टेप और करना है। तो NaOH, Na+ और OH- एक एक ही देगा, तो ये इंटू 1 होकर अभी भी 0.1 मोल OH- रहेंगे। जैसे बैलेंस रिएक्शन लिखते तो NaOH गिव्स Na+ और OH- तो 1:1:1 पे बैलेंस है, उतने ही मोल OH- मिलेंगे। पर यहां इसको 2H+ देना है, तो ये इंटू 2H+ देने की वजह से आपको पहले से डबल H+ देगा। अब मोल कंसेप्ट के हिसाब से ज्यादा कम कौन खत्म हो जाएगा कौन बचेगा वो अप्रोच पे चलना है, क्योंकि आपके पीएच का फाइनल आंसर जो चीज बची होगी उसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से क्या बोलोगे आप कि अगर ये रिएक्ट करेंगे तो 0.1 मोल ईच, तो दोनों का न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और एक्सेस में हम पे OH- बचा होगा। तो आंसर तो pH 7 अब कुछ आना है, वो तो यहां तक आपको गैस हो जाएगा। तो ये मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, 0.1 मोल each will get neutralized। इतने तो दोनों के खत्म हो जाएंगे। तो अब जो आप सॉल्व करेंगे वो OH- का एक्सेस कितना बच गया वो सॉल्व करेंगे, और उसके लिए मोलैरिटी निकाल रहे हो आप, तो कितने मोल्स बच गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके रिमेनिंग मोल्स हैं, और वॉल्यूम फिलहाल 1 लीटर था ही, तो 10⁻⁻1 ये आपके पास OH- आया है। आगे के स्टेप तो नॉर्मल है ही, तो इसके माइनस लॉग को POH बोलते,
दैट इज 1, पीएच में ये 13 आएगा। अरे रिमोट भिजवा दो यार। और सेकंड मेथड है जिसमें आप OH माइनस की उधर उधर वहां से आएगा, पहले उसका कर दो भाई। सेम आंसर ग्राम इक्विवेलेंट वाले मेथड से भी आ सकता था क्वेश्चन में। ग्राम इक्विवेलेंट वाले मेथड में ये वाला स्टेप बच जाता, पर इसके बदले कहीं और आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो मोर और लेस टाइम डिफरेंस कुछ खास नहीं आता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स में एडवांटेज ये है कि कभी भी दो लोग रिएक्ट करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट में बराबर बराबर ही रिएक्ट करते हैं, तो मुझे ये इंटू 1 इंटू 2 वाला स्टेप नहीं करना। लेकिन नॉर्मेलिटी के सामने W अपॉन E इस फॉर्मूले से ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलते थे। तो अगर मेरे को एक्सेस निकालना है, OH माइनस के लिए एक्सेस नॉर्मेलिटी में बोलो या मोलैरिटी में बोलो, एक ही बात है, उसका चार्ज इज 1, वैलेंसी फैक्टर 1 की वजह से उसका आंसर N में M में एक ही आना है। तो रिमेनिंग मोल्स की जगह ऊपर रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स आ जाते, वॉल्यूम डिवाइड वैसे ही चल रहा है हर जगह, और इक्विवेलेंट्स लिखने में आपको W बाय मोलर मास की जगह W बाय E करना पड़ता। तो मोल्स और इक्विवेलेंट्स NaOH के लिए तो सेम ही आएंगे क्योंकि उसका ही M/1 40 ही आना है, बट H2SO4 के केस में E 98 बाय बेसिसिटी 2 के हिसाब से अलग आता। तो W बाय E अल्टीमेटली आपके पास न्यूमरेटर वही क्रिएट हो जाएगा, 0.2 0.1 का डिफरेंस, सेम आंसर फिर आ जाएगा। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको लगे कि हमने तो N इंटू वी वाला रटा हुआ है फॉर्मूला, तो इसमें तो वो वाला डेटा तो पुट हो ही नहीं रहा। तो आपको ये समझना है कि उस पिछले फॉर्मूले में जो भी आप N इंटू वी के नाम पे रख रहे थे, देवर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और अगर वो N इंटू वी N1 V1 N2 V2 कुछ भी जो जुड़ रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट है, तो उन्हीं को कभी भी W बाई E करके भी निकाला जा सकता था। हाँ, वॉल्यूम उस क्वेश्चन में दिया था ना, 1 लीटर सॉल्यूशन बोला है ना, 1 लीटर ईच वर मिक्स्ड, ऐसा थोड़ी ना बोला। एक ही बार में वी टोटल ही दिया हुआ है आपको, 1 अलग अलग V1 V2 नहीं दिया हुआ। अभी तो चालू हुआ है, अभी कहाँ ठंडा हो गया।
देखने से थोड़ी ना ठंडा कम हो जाएगा, घूर के देख रही है उसको ऐसे। ठंड लग रही है तो ऐसे घूर रही है उसको। तो वो क्या आवाज देनी कम कर देगा? क्वेश्चन कौन से वाले अप्रोच का है पहले वो देखना होता है, नेम ऑफ द कंपाउंड्स की रिएक्टिव है या नहीं। अभी ये तीनों सेम नेचर है, ऐड वाला फॉर्मूला लगना है। नया बस ये कि 2 की जगह 3 दे दिए, और कुछ नया है क्या? सारे ऐड होने हैं। फाइनल वॉल्यूम में आपको अलग से कुछ नहीं बोला होता, तो आप अपने 10 और 20 और 30 यानी 60 लिख रहे होते डिवाइड में। अभी यहाँ 60 नहीं, 1 लीटर नहीं लिखने में आएगा, क्योंकि आप ऊपर तो ml 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 लिख रहे हो, नीचे 1000 ml, वो वी फाइनल वो रखने में आएगा। केवल सॉल्विंग करनी है, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। तो n रिजल्टेंट में N1V1 पहले एसिड का, n अपॉन 10 का मतलब है n अगर साइड हटा के देखें तो 1/10 उसकी नॉर्मेलिटी है, तो 1/10 इंटू 10 ये N1V1 हो गया, प्लस N2V2 भी ऐसे ही है, 1/20 नॉर्मेलिटी इंटू 20 वॉल्यूम, प्लस N3V3 वो भी 1/30 इंटू 30 है। यहां V टोटल 10 प्लस 20 प्लस 30 की जगह सीधे 1000 ml हो चुका है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा कैसे हुआ होगा? ये तीनों मिलाने पे तो 60 हुआ है। क्वेश्चन वाले ने कहा कि हमने तो फाइनल 1 कर दिया, तो क्या जादू हुआ होगा कि 1 हो गया? बाकी डाइल्यूशन कर दिया गया होगा, और आपको भी फाइनल उसने जितना बता रखा है वही रखना है। अगर आप न्यूमरेटर के भी लीटर्स में रख रहे होते तो 1 सीधे रखने में आ जाता, क्योंकि आप वी वहां ऑलरेडी ml में रख रहे हैं, तो नीचे ml वाला वॉल्यूम ही वी फाइनल रखना है। बस ये सॉल्व कर दीजिए। तो ऊपर तो सब क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये आपका ओवरऑल H प्लस है, और 3 माइनस लॉग 2 या 2.7 ये pH आएगा। लॉग 3 वही तो कह रहा हूं, और क्या। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था हमने पीएच, एंड देन हमने मिक्सचर्स वाले कुछ क्वेश्चंस किए। पीएच एक ऐसा टॉपिक है कि कुछ भी कर लीजिए आप, उसकी सारी प्रोफाइल एक जगह पे पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। आपको कुछ ना कुछ पीएच के टाइप्स अभी आगे के लिए छोड़ने पड़ेंगे। अगर मैं मिक्सिंग की बात ही करता हूं और आप कहते हैं कि सर आपने तो मिक्सिंग के जो भी क्वेश्चन कराए उसमें ये प्रोफाइल ही है अभी तक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या रिएक्टिव है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है। तो एसिड बेस तो वीक वाले भी तो होते हैं ना, तो इसमें तो और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते थे। अब इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन तो आप पहले कर चुके हो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ये अलग से कहीं हेडिंग आया ही नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है। कहां? अल्फा जब कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में निकाला था, तो आपको एक वीक कंपाउंड ही तो दिया होता है, और स्ट्रॉन्ग वाला साथ में देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग वाला उसको कॉमन आयन इफेक्ट से सप्रेस कर रहा होता है। तो स्ट्रॉन्ग वीक वाला कॉम्बो तो आप कॉमन आयन इफेक्ट में ऑलरेडी कर चुके हो। कुछ और जो केसेस बच रहे हैं अभी, जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक एसिड वीक बेस, ऐसे जो कुछ कॉम्बिनेशन है, इन्हीं को आपको आगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर सॉल्यूशन में पढ़ना है। इनकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि इनमें बफर का फॉर्मेशन होता है। तो अभी पूरा कंसेप्ट सीखा नहीं हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन पीएच और मिक्सचर्स में अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो ये आगे अभी और आने बच रहे हैं पीएच के क्वेश्चंस। केवल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी एक ऐसा आर्टिकल है जिसके स्टार्ट टू एंड में आपको पीएच का
इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, वो एक सेपरेट टॉपिक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, उसमें भी पीएच का काम आएगा दोबारा, और बफर सॉल्यूशंस उसमें भी आएगा। बट ये वो वैरायटी है जो इंटरकनेक्टेड विद सम अदर टॉपिक नहीं, इंडिविजुअली जो पीएच का क्वेश्चन बनता है वो इस तरह का बन सकता है। एक फाइनल वैरायटी कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पहले आपने इस तरीके का करा था कि अगर पीएच 1 है तो पीएच 3 में कन्वर्ट करने के लिए हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो हमने पीएच से मोलैरिटी 10⁻⁻1, फिर पीएच से मोलैरिटी 10⁻3, डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला M1 V1 M2 V2 लगा के V2 ढूंढा था और V2 माइनस V1 से वाटर एडेड निकाला था। उस क्वेश्चन में वहां तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा ये क्वेश्चन था। अब उसी में इनडायरेक्टली डाइल्यूशन पे होता क्या है उसका इफेक्ट वहां दिखा चुके हैं अपन क्वेश्चन में, वो अलग से अब लिख रहे हैं। आप पीएच 1 पे चालू हुए थे और क्वेश्चन में हाउ मच वाटर इज एडेड पूछा था, तो डाइल्यूशन किया गया होगा और उसके बाद का पीएच 3 आया है। इसका मतलब है उस क्वेश्चन में डाइल्यूशन ने पीएच को इंक्रीज किया, उस क्वेश्चन में डाइल्यूशन ने पीएच को इंक्रीज किया। मुझे इसको रटना नहीं है कि पीएच इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ऐसा रट लिया। आपका क्वेश्चन पीएच इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो चेंज, ऐसे तीनों आंसर डाइल्यूशन पे दे सकता है। डिपेंड करेगा आप अपने नंबर लाइन पे ओरिजिनली कहां से स्टार्ट हो रहे हो। अगर आपने बोला हम पीएच में 1 पे बैठे हैं तो ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन है। अब आप इसमें पानी मिला रहे हो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, इतने टाइम्स आप डाइल्यूट करते गए। डाइल्यूट के नाम पे जो मिला रहे हैं वो कौन है? वाटर। वो खुद कैसी नेचर का है? न्यूट्रल। तो ओरिजिनल कंपाउंड की नेचर जो भी थी उसमें बहुत बहुत सारा पानी मिलाते गए तो ओरिजिनल की नेचर तो दबती जाएगी और डोमिनेट कौन करने लगेगा? जो ज्यादा मिलाने लगे आप। यानी हर एसिडिक बेसिक चीज मोर एंड मोर वाटर मिलाने पे क्या होती जाएगी? लेस एसिडिक या लेस बेसिक, एंड इट विल स्टार्ट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स न्यूट्रल नेचर। तो अगर आप 1 2 3 से चालू होगे तो पीएच बढ़ता हुआ टुवर्ड 7 आता दिखेगा, वाइल अगर आप 10 11 12 से चालू हुए होते तो वो डिक्रीज अप टू 7 आता दिख रहा होता। और अगर मैंने कहा मैं ऐसा सॉल्यूशन लेके चला हूं जिसकी नेचर ऑलरेडी न्यूट्रल ही है, जिसकी नेचर ऑलरेडी न्यूट्रल ही है, तो पानी मिलाने का मतलब न्यूट्रल में न्यूट्रल मिला रहे हो आप, तो न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलाने से कोई नया बदलाव नहीं होगा। तो इफ ए सॉल्यूशन हैड 7 ऑलरेडी, तो उसमें पानी मिलाना विल नॉट कॉज एनी न्यू चेंजेस इन पीएच, तो नो इफेक्ट भी आंसर आएगा। और अगर 7 से कम ज्यादा चल रहा था तो क्या बोलेंगे? तब तक चेंज होता रहेगा जब तक अप्रॉक्स 7 नहीं आ जाता। तो आप 1 2 3 से तो बोलते हैं इंक्रीजेस अप टू 7 और अबव 7 है तो डिक्रीजेस अप टू 7। अब इसकी मैथ्स क्या है? मैथ्स कैसे करना है इसको? मैथ सिंपल ये लॉजिक है कि आपको शुरू का जो पीएच या पीओएच दिया हो उसको एंटी लॉग लेके मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो। जैसे पीएच 1 दिया है तो 10⁻⁻1 H प्लस निकाल लिया था। उसके बाद क्वेश्चन वाला आपको बताएगा कितना डाइल्यूशन किया गया है और वो टाइम्स में बोलेगा, 2 टाइम्स डाइल्यूटेड, 10 टाइम्स डाइल्यूटेड, ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा। फॉर्मूला मोलैरिटी का है N/V। जितने टाइम्स डाइल्यूटेड बोलेंगे उसका मतलब है वॉल्यूम पानी मिला मिला के उतने टाइम्स बड़ा कर दिया गया है। 10 टाइम्स डाइल्यूटेड मतलब V को 10V कर दिया गया है। मोलैरिटी वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, तो V जितने टाइम्स बढ़ाएंगे मोलैरिटी उतने टाइम्स कम हो जाएगी। तो अगर मैंने बोला V 10 गुना तो आप M को M/10 लिख लेंगे, पहले से 10 गुना छोटी। मैंने बोला 1000 गुना डाइल्यूट किया गया तो M को 1/1000 टाइम्स कर देंगे, तो आपको मोलैरिटी की नई वैल्यू मिल गई। कौन सी वाली? डाइल्यूशन के बाद वाली। जैसे पीएच 1 और 3 वाले में अगर हमने बोला V2 100 आया था तो शुरू के 1 लीटर और V2 का 100 लीटर होने का मतलब है, लैंग्वेज में क्या बोला होता मैंने? 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया। तो 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया तो अगर पीएच 1 था और बाद में 3 हो गया तो देखिए इसमें 100 टाइम्स दिख रहा है आपको, ये 10⁻⁻1 है, ये 10⁻⁻3 है, 2 पावर का अंतर है ना। और V 100 गुना बड़ा हुआ तो ये 100 गुना कम हुआ है, 10⁻⁻1 से 100 टाइम्स छोटा है, 10⁻⁻3। तो इस तरीके से वॉल्यूम के डेटा की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? मोलैरिटी कम होके कितनी हो गई होगी, M इनवर्स टू V फंडे से न्यू मोलैरिटी निकाल लेंगे। और वापस नया पीएच पूछा होगा उस नए वाले का, फिर से माइनस लॉग ले लीजिए, वापस पीएच आ जाएगा। क्लियर है लॉजिक? लिखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में ये थ्योरी लिख देंगे।
pH of a solution is pH of a solution is 2. pH of a solution is 2. Find the new pH. pH of a solution is 2. Find the new pH. If solution is diluted, if solution is diluted 100 times, pH of a solution is 2. Find the new pH if solution is diluted 100 times. तो pH 2 से H प्लस हमें 10 पावर -2, ये तो ओरिजिनल मिला होता. हंड्रेड टाइम्स डाइल्यूटेड का मतलब है आपको वॉल्यूम में 100 टाइम्स इंक्रीज, यानी कि कंसंट्रेशन पहले से 1/100 टाइम्स करना है, बिकॉज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर बोला गया 100 गुना डाइल्यूट हुआ है तो 100 टाइम्स मोलैरिटी छोटी आएगी. कितने से? जितनी ओरिजिनली थी उसका 1/100 टाइम्स हो जाएगी. तो H प्लस कंसंट्रेशन न्यू, क्या लिखूं इसको? पहले जो चल रहा था वो नंबर, उसका 1/100 टाइम्स. ये सब इतनी छोटी मैथ्स है कि दिमाग में हो चुका होता है ये सब. आपको जितने टाइम्स V बड़ा करने को बोला जाए उतने का डिवाइड क्या कर देना है मोलैरिटी में. अगर मैंने बोला होता V 5 टाइम्स हुआ है तो V 5 टाइम्स हुआ है का मतलब मुझे मोलैरिटी 1/5 टाइम्स करनी है. तो 1/5 टाइम्स का मतलब क्या है? जितनी चल रही थी डिवाइड बाय 5. तो आपको जितने टाइम्स का फैक्टर बोला है उतने का डिवाइड अपनी ओरिजिनल मोलैरिटी में कर देना है. 100 गुना, तो वॉल्यूम 100 गुना बढ़ने का मतलब है मोलैरिटी में 100 का डिवाइड होना है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यही है, उसे 1/100 करके लिखा मैंने. तो ये आपकी नई मोलैरिटी आ जाएगी और माइनस लॉग लेंगे तो नया पीएच भी आ जाएगा. ठीक है. अब जब पीएच ऑफ मिक्सचर्स वाला क्वेश्चन किया था तो भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पीएच 2 और पीएच 4 वाले मिक्स हुए और हमने एक फॉर्मूला लगाया था N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2. और मैंने कहा था कि अगर मैं इनको 2-4 की जगह 10-12 कर दूंगा तो मैथ्स बदल जाएगी. दिखने में तो आप सिर्फ डेटा ही बदल रहे हो. क्यों बदल गई थी? क्योंकि अगर ये दोनों अभी एसिडिक हैं तो ये दोनों तो H प्लस से सॉल्व होंगे, पर अगर ये 10-12 होते तो बेसिक में ये OH माइनस से सॉल्व होते. और मैंने कहा ये 2 और वो 12 है तो ये तो H प्लस से सॉल्व होता और वो OH माइनस से सॉल्व होता. तो ओपनिंग स्टेप ही मेन है आपका कि दी गई चीज कैसी नेचर की है. वैसे ही मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन छपवाया, नॉर्मल चैप्टर्स में ये होता है कि एक क्वेश्चन करा दिया तो अगर वैसे का वैसा क्वेश्चन दोबारा दूंगा और सिर्फ डेटा बदलूंगा तो अप्रोच थोड़ी ना बदल जाएगी क्वेश्चन की. आप सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा बदलते, लॉजिक वही रहता. अब इस क्वेश्चन में लॉजिक भी बदल जाएगा आपके क्वेश्चन का. मैंने बोला पीएच 12 है, पीएच 12 है और आप इसी का कार्बन कॉपी कर दोगे तो सोचिए क्या हो रहा होता. पीएच 12 यहां लिखते H प्लस 10 की पावर -12, उसको पहले से 100 गुना कम कर देते. 10 की पावर -12 का 1/100, 10 पावर -14. अब आपका आंसर 14 आ रहा है. यानी आप ये कह रहे हो कि पहले आप 12 पे थे अब 14 पे आ गए, तो पानी मिलाने से किसी की बेसिक नेचर और ज्यादा बढ़ गई. ये तो सेंसिबल ही नहीं आया ना आंसर. आपका आंसर हर कीमत पे ओरिजिनल से कम की तरफ या ज्यादा की तरफ ही आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन 7 की तरफ बढ़ना है. तो जब आपका आंसर 2 था पहले, तो 2 से 4 आने के नाम पे आप 7 की तरफ ही कूदी मारे हो. यहां 12 से टुवर्ड 7 ही आना है. अंतर वही 2 का आना है, पर आप गलत दिशा में अंतर 2 देख पा रहे हो. 12 से 2 इधर आके 10 आना है मेरा आंसर. कब आएगा वो? जब सही आयन चुनोगे आप. अगर मैंने बोला पीएच 12 है तो आप फर्स्ट स्टेप में ही उसको बदल देते. पीओएच 2 है, OH माइनस 10 पावर -2 है. नया वाला OH माइनस में 10 पावर -4 है, तो पीओएच में आएगा 4 और 14 माइनस से पीएच में आ जाएगा 10. तो सही डायरेक्शन में वो चेंज तभी आएगा जब आप सही आयन सेलेक्ट कर रहे होंगे. आ रही बात समझ में? चलिए, और इसमें क्या वैरायटी बन सकती है डाइल्यूशन में ही. मैंने कहा मेरा पीएच
अभी जो दिया हुआ है 2 वो 6 है, 6 पे चालू हो रहा है, तो 6 तो 7 से कम में एसिडिक है, तो आप H प्लस से ही करते क्वेश्चन। 10⁻⁻6 100 गुना छोटा, 10⁻⁸ pH 8। और भी ब्लंडर हो गया अब तो ये कि एसिडिक वाले में पानी मिला के उसको बेसिक वाले में ले गए आप। अब क्या गलती हो रही है, वाटर ऐड करने वाली। जब आप यहां से यहां आए तो अभी भी कम होने के बाद 10⁻⁻7 से दूर हुआ, वाटर अभी गिनने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये 1/100 1/1000 होने के बाद कहां गया, -6 7 8 पावर में, तो फिर वाटर गिनने वाला स्टेप भी करना पड़ेगा। तो इसमें कई और वैरायटी बन सकती है, ये सब नोट में यहां लिख दे एंड में। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप pH 7 से कम में डील कर रहे हैं यानी एसिडिक नेचर में, तो यूज H प्लस फॉर सॉल्विंग। और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है यानी ओरिजिनली pH 7 से ज्यादा है, तो यूज OH माइनस फॉर सॉल्विंग। सही आयन चुनना अपने को जरूरी है। हाँ? ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो। तो एक तो करेक्ट आयन यूज करना जरूरी है अपने को। दूसरी बात वही 10⁻⁻7 ऑफ वाटर वाली है। अगर 1/10 1/100 1/1000 जो भी होना है एज पर डाइल्यूशन, उसके बाद जो न्यू कंसंट्रेशन आ रही है, चाहे वो H प्लस की हो या OH माइनस की हो, अगर वो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस इज इन 10⁻⁻6 या -7 या -8, then 10⁻⁻7 of water will also be added. आप 2 पे चालू हुए जिसकी मोलारिटी थी 10⁻⁻2, 100 गुना छोटा होने के बाद भी आप अभी 10⁻⁴ हो, विच इज मच हायर एज कंपेयर टू 10⁻�7, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये कम कर दो वाले स्टेप के बाद आपका H प्लस OH माइनस इन ऑर्डर्स में आया, वाटर की सेम पावर में या एक पावर छोटे बड़े में, तो उस समय वापस वाटर वैसे ही गिना जाएगा जैसे पहले आप इक्वेशन में गिन चुके हैं। अगर न्यूमेरिकल है ही नहीं, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं डाइल्यूशन पे पीएच का क्या होगा, विल इंक्रीज विल डिक्रीज, तो आपको ओरिजिनली जो पीएच दिया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। अगर आपके स्केल में वो <7 पे चालू हुआ था तो इट विल इंक्रीज अप टू 7, और बेसिक नेचर में अबव 7 चालू हुआ था तो इट विल डिक्रीज अप टू 7। और अगर आपके पास एक सॉल्यूशन ऐसा है जो ऑलरेडी न्यूट्रल नेचर शो कर रहा है, तो वहां पे पीएच में नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा डाइल्यूशन का।
अभी तक वाले क्वेश्चन कर लिए, कर लें डिस्कस आज। इफ pH 5 से स्टार्ट होता 1000 टाइम्स स्मॉलर करने को बोल दे, तो आप 10⁻⁵ से 1000 टाइम्स छोटी H प्लस कंसंट्रेशन पहले 10⁻⁸ लाए। लेकिन अगर ये 10⁻⁸ अब 6, 7, 8 पावर्स में आ चुकी है तो वाटर वाला डेटा आपको अलग से काउंट करना पड़ेगा और वापस वही 10⁻⁸ मोलर HCl जैसा मैथ्स यहाँ पे फिर आ जाएगा। वो दोनों वैल्यूज ऐड होते हैं तो अप्रोक्स 7 के पास पहुंचोगे आप, बट 7 क्रॉस करके अगर आप अकेला यही वाला आंसर गिन रहे होते तो 8 बोल देना, वो तो लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसा समझना है कि जो भी स्केल है उसमें पानी रेंज क्रॉस करके दूसरी रेंज में भी नहीं ले जा सकता और पानी आपको टुवर्ड्स द बाउंड्रीज भी नहीं ले जा सकता। पानी ऐड करने पे आपको टुवर्ड्स मिड पॉइंट आना है और मिड पॉइंट क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं 1,00,000 गुना भी डाइल्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 6.97, 98, 99 वहीं पे जाके अटक जाएगा। आप 7 एक्सीडिंग कभी भी नहीं जा पाओगे। तो आपको एक लिमिट तक तो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच दिखेगा और उसके बाद ऑलमोस्ट नो चेंज जैसा लगभग कांस्टेंट आने लगेगा। सोचिए अगर आप ओरिजिनली 2 से चालू हुए हो तो आपको पानी मिलाने पे 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6 तो चेंज बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब यहां तक आप ऑलरेडी आ चुके हो, कब, 1000 गुना डाइल्यूट करने पे। अब मैंने अगर आपसे बोला 1,00,000 गुना डाइल्यूट किया है तो 1000 गुना पे आप ऑलरेडी 6.96 तो हो ही चुके हो ना। और फर्दर जो एक्स्ट्रा करूंगा 1000 से 1,00,000 जाने में, उसमें आप सिर्फ 6.96 से टुवर्ड 7 थोड़ा बहुत और बढ़ोगे तो अब जो चेंज है वो बहुत कम कम आता जाएगा क्योंकि आपका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें ये वाली नेचर आ चुकी है, पानी में पानी मिलाने जैसा काम हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो फर्दर आपको चेंजेस सिग्निफिकेंटली दिखने बंद हो जाते हैं। यानी वाटर या डाइल्यूशन हमेशा अप टू एक सर्टेन रेंज तक ही पीएच को चेंज करा सकता है। वो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो एसिडिक का जवाब है बढ़ेगा अप टू हाफ pKw या 7 तक, बेसिक है तो कम होगा अप टू 7 तक। क्लियर है? एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर के साथ जो भी दूसरा प्रोडक्ट बनना है उसी को आप सॉल्ट बोल रहे होते हो। कोई भी रिएक्शन आप लिखेंगे तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अपने आप फील हो जाएगा कि हम सॉल्ट किस चीज को बोल रहे हैं। जैसे अगर मैंने कहा HNO3 और KOH न्यूट्रलाइज हुए हैं तो आप HNO3 और KOH LHS साइड पे लिखोगे, रिएक्टेंट साइड पे तो KNO3 प्लस H2O ये बैलेंस रिएक्शन लिख देते। तो आपको जाना है प्रोडक्ट साइड पे, H2O के अलावा जो बना हुआ है वो आपके उस रिएक्शन का सॉल्ट है तो KNO3 आपके उस रिएक्शन का सॉल्ट बोल दिया जाएगा। बिकॉज सॉल्ट बनने में आपने एसिड एंड बेस का कॉम्बो यूज किया है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, तो सॉल्ट में सबसे पहला
आपका जो काम की चीज है वो यही है कि जैसे ही आप सॉल्ट पहचानो, आपको उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना है कि इसका आधा हिस्सा कौन से एसिड ने भेजा है और इसका आधा हिस्सा कौन से बेस ने भेजा है। जैसे KNO3 देखते ही क्या समझ में आना चाहिए कि इसका K KOH से आया है और इसका NO3 HNO3 से आया है। इसी में कई छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। और जब आप ये ढूंढ लेंगे कि ये किस एसिड बेस से बना है, वो वीक थे या स्ट्रॉन्ग थे, उसी से आपको जो न्यूमेरिकल होने हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें अलग अलग कैटेगरी के सॉल्ट के अलग अलग फॉर्मूले हैं कि ऐसे एसबी सॉल्ट है तो ऐसा करना है, ऐसे डब्ल्यूबी सॉल्ट है तो ऐसा करना है, WSB सॉल्ट है तो ऐसा करना है। तो आपके पास एक एक चीज के मोर देन वन फॉर्मूले हैं। जैसे रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नाम का आप के पढ़ोगे। अब हर कैटेगरी ऑफ सॉल्ट के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला अलग है। तो जैसे ही आप सही सॉल्ट पहचानोगे उसके बाद ही आप सही फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो फॉर थ्योरी क्वेश्चन भी जरूरी है आइडेंटिफिकेशन, इवन फॉर न्यूमेरिकल भी जरूरी होगा। ठीक है, लिखिएगा, नया हेडिंग चालू कर रहे हैं, सॉल्ट्स। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर, the product formed along with water, the product formed along with water when an acid and a base, the product formed along with water when an acid and a base undergo neutralization is known as salt. The product formed along with water when an acid and a base undergo neutralization is known as salt. जैसे ये हमने इमेजिनरी पेयर एक लिखा, HX नाम का अगर कोई एसिड है, BOH नाम के एक बेस के साथ न्यूट्रलाइज हुआ, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर में, उधर वाटर के अलावा जो बना हुआ मुझे दिखेगा वो आपकी उस रिएक्शन का सॉल्ट है। हमेशा जब भी आप अपने सॉल्ट को पढ़ोगे, रिएक्शन बैलेंस लिखे बिना तुरंत आप उसके कैटायन को देखकर बेस का नाम गेस कर सकते हैं। सॉल्ट में पॉजिटिव हिस्सा कैटायन हमेशा बेस भेजता है, जैसे KNO3 था तो K प्लस वो KOH से आया है। और लॉजिक क्लियर है क्यों होगा ऑलवेज ऐसा, क्योंकि बेस का OH माइनस वाटर में गया है तो उसका पॉजिटिव आयन ही उस प्रोडक्ट में आ रहा है। तो कैटायन ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम बेस, और एनायन नेगेटिव पार्ट जो है वो एसिड से आएगा। अगर KNO3 है तो NO3 माइनस उसका HNO3 एसिड से आया होता। हाँ, सॉल्ट को, हाँ, इस रिएक्शन में तो सॉल्ट अभी बन रहा है ना। सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे तो वो B+X- में 100% डिसोशिएट हो जाएगा।
कुछ बहुत सिंपल सीधे से क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस टॉपिक से पहले जो आप पढ़ोगे वो होंगे, आपको नाम दिया होगा सॉल्ट का, एक सिंगल सॉल्ट दिया है तो पूछा होगा इसके एक्वा सॉल्यूशन का पीएच किस रेंज में लाई करेगा, 7 होगा, बिलो 7 होगा, अबव 7 होगा, वो इस लॉजिक से गेस होता है। या फिर एक नहीं 3-4 कंपाउंड दिए होंगे और बोला होगा इन्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पीएच में अरेंज कर दो, वो भी इसी लॉजिक से चेक होगा। आपसे जब भी ये पूछा जाए कि सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर कैसी है, उसमें पीएच किस रेंज में लाई करेगा, तो बने हुए सॉल्ट में वो कैटायन कौन से बेस से आया है, वो एनायन कौन से एसिड से आया है, इसी तरीके से आप फर्स्ट स्टेप करते। जैसे हमने KNO3 की बात करी थी तो आप K प्लस देख के वो KOH से आया है ऐसा पहचान चुके होते, NO3 माइनस HNO3 से आया है ऐसा पहचान चुके होते। उसके बाद शुरू में आपको वीक स्ट्रांग वाले बहुत सारे नाम लिखाए गए हैं, हमने कहा था आप कम से कम 5-5 स्ट्रांग वाले रट लो, वो वालों के अलावा जो भी है वो सब वीक है ऐसा याद रख सकते हैं। तो अगर मेरे को एसिड बेस के नाम पता लग गए तो अब मुझे थ्योरी के हिसाब से उन्हें स्ट्रांग या वीक देखना है। अगर आपके सॉल्ट का एसिड बेस दोनों स्ट्रांग हुए तो उसका और पानी का जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल नेचर का कहलाएगा। अगर मैं पीएच की बात करूं और नॉर्मल 25 डिग्री स्केल की बात करूं तो इस केस में आप 7 वाला पीएच शो कर रहे होते। जनरल में बोलेंगे तो हाफ पीकेडब्ल्यू जो उस समय का मिड पॉइंट होगा वो शो करेंगे। अगर एक वीक एक स्ट्रांग वाली चीज है, 2 नंबर 3 नंबर दोनों का लॉजिक सेम है, एक स्ट्रांग एक वीक, एक स्ट्रांग एक वीक, तो एक स्ट्रांग एक वीक में जो स्ट्रांगर वो जीतेगा। तो स्ट्रांग एसिड वीक बेस में एसिडिक नेचर बच रहा है, पीएच 7 से कुछ कम में बताओगे आप, कितना कम वो फॉर्मूला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आएगा आगे, अभी सिर्फ गैसिंग कर सकते हो, 7 से कम आएगा, वो 4.8 आना है कि 6.2 आना है वो मैथ्स अभी आगे बच रही है। वीक एसिड स्ट्रांग बेस, अगेन जो स्ट्रांगर है वो जीत गया, स्ट्रांग बेस बेसिक नेचर आएगी फाइनली, पीएच 7 अबव आएगा। और लास्ट केस में जब दोनों वीक हैं तो उनको दोनों स्ट्रांग की तरह ऐसा नहीं बोलना है कि स्ट्रांग से स्ट्रांग कट के न्यूट्रल हो गया था तो वीक से वीक काट के न्यूट्रल बोल दो, क्योंकि अगर आप वीक की डेफिनेशन ये मानते हैं कि अल्फा 100% नहीं है तो दोनों को सिर्फ वीक बोलने से आपको उनके अल्फा 1-2 बराबर होके कट गए ऐसा थोड़ी ना बताया, हो सकता है ये 10% की वजह से वीक हो, ये 40% की वजह से वीक हो। तो आई एम नॉट श्योर इनमें मोर वीकर मोर स्ट्रॉन्गर कौन है रिलेटिवली, तो अभी का जवाब अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन क्वेश्चन वाला कुछ और ऐसा दे दे डेटा में तो फिर इन 3 में से एक जवाब दे सकते हैं आप। अगर आपको वीक एसिड बेस होते हैं तो मोस्टली न्यूमेरिकल में क्या दिया आता है जिससे वीक समझ में आता है, उनके के दिए आते हैं, तो अगर मुझे इनके के भी दिए हैं तो मैं नेचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। इफ के भी दिए आए और बाई चांस वो के भी बराबर हो आपस में तो वापस यही कहानी हो जाएगी, के भी में कोई अंतर नहीं है, आप बोल दोगे न्यूट्रल नेचर आ जाएगी। अगर के ग्रेटर के भी है वो यही वाली सिचुएशन हो गई कि वैसे तो दोनों वीक है पर उनमें से रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर के वाला है तो एसिडिक नेचर बोल देंगे, और इसी तरह से के भी ज्यादा है तो बेसिक नेचर बोल देंगे। अनप्रेडिक्टेबल तभी बोलना है जब देयर वाज नो एडिशनल डेटा गिवन, अगर आपको उस वीक एसिड बेस का कुछ कुछ डेटा दिया है तो आप नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने ये जो तीनों केसेस नीचे लिखाए हैं ये के बी में लिखाए हैं, मैंने पीके भी दे दिए तो फिर उल्टा ध्यान रखना, क्योंकि पीकेबी का ट्रेंड के बी से उल्टा चलेगा, वो माइनस लॉग के बाद आए हैं तो पीके में जो कम दिखता उसका के ज्यादा होगा, वो वाला लॉजिक लगा रहे होते हैं।
एक बार वापस ये वाले केसेस पे आ जाइए, जो 4 केसेस हमने लिखे। मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें 4 5 6 नाम होंगे और उनको आपको ग्रेटर लेस के ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको एक एक दो दो लोग तो 7 पे आते हुए मिल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका 7 से कम आना है, कुछ ऐसे हैं जिनका 7 से ज्यादा आना है। जिनका 7 से कम आना है, ऐसे एक से ज्यादा लोग हैं, बट वो दोनों सॉल्ट नहीं है। उनमें से एक एसिडिक सॉल्ट के कॉम्बो की वजह से आ रहा है, और एक एक्चुअली में खुद एसिड ही है जो एसिडिक नेचर दे रहा है। तो ये वाले जो न्यूट्रल एसिडिक बेसिक आपने लिखे, न्यूट्रल तो हमेशा हर एक का न्यूट्रल एक ही जैसा होगा, लेकिन ये वाले जो एसिडिक बेसिक हैं, इनका कंपैरिजन अगर किसी एक्चुअल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हुआ, तो आपको क्या बोलना है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड खुद है वो मोर एसिडिक होगा। ये तो दो लोगों के कॉम्बिनेशन में कट पिट के जो नेट बचा है वो लिख रहे हो आप, तो ये हमेशा एसिडिक होगा। तो कैसा बोलूंगा मैं? वीकली एसिडिक है ये कभी भी स्ट्रांगली एसिडिक नहीं आएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका पीएच कभी भी 1 2 3 टाइप नहीं आ सकता। इसके पीएच कैसे आएंगे? 5 5.5 6 6.2 ऐसा क्लोजर टू 7 ही रहोगे आप, क्योंकि आप दो के कॉम्बो में थे। तो आपकी कुछ कैंसिल वैंसिल होने के बाद जो नेचर एसिडिक बच भी रही है वो लेस एसिडिक है। इसी तरह से यहां भी आप इसे वीकली बेसिक कहेंगे। ये कभी भी 12 13 जैसा पीएच नहीं दे रहा होगा, 8 से 8.5 9 9.2 ऐसा ही दिखाएगा ये आपको। फिलहाल रेड लिटमस ब्लू, ये बेसिक नेचर का टेस्ट होता है। लिटमस स्ट्रिप को रेड टू ब्लू करना इज बेसिक नेचर का आइडेंटिफिकेशन। अब हमें बेसिक नेचर लानी है तो सॉल्ट कैसा होना चाहिए? जिसमें WA पार्ट हो और SB पार्ट हो। बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, एसिड वीक चाहिए, तो ही बेसिक नेचर बची होगी। ऐसा देखने के बाद आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं। अगर Na2SO4 बोलेंगे तो ये NaOH स्ट्रॉन्ग और H2SO4 स्ट्रॉन्ग का ही है, तो ये आपके डिजाइन पे फिट नहीं बैठ रहा। CH3COONA बोलिए। CH3COO पार्ट वीक एसिड से आया है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, तो ये WASB पे मैच हो रहा है। नेक्स्ट नाम KCN, इसका KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCN वीक एसिड है। अब ये आपको सारे स्ट्रॉन्ग वीक लिखाए गए हैं वहां, आपको उसमें से कितने याद है वो आपको देखना है। सारे वीक वाले याद रखना टफ काम होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग वाले 5 6 याद है, अदर देन दोज वीक है, उस अप्रोच पे आप चल सकते हो। तो आपका यहाँ आंसर बोथ 2 and 3, ये वो दोनों सॉल्ट हैं जिनके एक्वा सॉल्यूशन बेसिक नेचर दे रहे होंगे, पीएच 7 से ज्यादा आएगा। क्लियर है लॉजिक? ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, समझो पढ़ो टिक करो वाला क्वेश्चन है ये।
विमा मात्रक खत्म हो गया क्या तुम्हारा? विमा मात्रक, यूएनडी। बोलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो HCl, NH4Cl, NaCl, NaCN, NaOH। ये SaSb सॉल्ट है, pH 7 पे आएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, pH 7 से काफी ज्यादा आएगा, क्लोजर टू अपर लिमिट ऑफ स्केल, 10, 11, 12, 13 टाइप उधर आता। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH मच लेस देन 7। NaCN ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, pH 7 से ज्यादा। बट 7 से ज्यादा वालों में आप NaOH को बेटर बोलेंगे, वो इंडिविजुअली प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीकली बेसिक कहलाएगा। और अगेन ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है। ऑर्डर ऑफ pH वैल्यूज के हिसाब से HCl लोएस्ट से NaOH हाईएस्ट, इस ऑर्डर में बनेंगे। 7 वाला कहीं बीच में, 2 लेस देन 7 वाले हैं, 2 अबव 7 वाले हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आराम से आता है, इसमें कोई सॉल्विंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, आपने सिर्फ सॉल्ट का नाम पढ़ना है, कॉम्बो देखना है वो किस एसिड बेस से मिलके बना, एंड वीक स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंगली आप इस तरीके के थ्योरी क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन जो और बनता है, और उसका कंसेप्ट एंटायरली इससे डिफरेंट है, आपको वो और सीखना है। हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स। अभी आपने पीछे ओसवाल्ड लॉ में अगर देखेंगे तो जब के और के भी पढ़ाया गया है तो बोला गया है के का फॉर्मूला सारों के लिए नहीं है, HX टाइप के लिए ही है, तो मोनोबेसिक के लिए ही बनाया था। तो आपने जो के का फॉर्मूला पढ़ रखा है, आप उससे H3PO4 का न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। जब हम वो पॉलीबेसिक वाला आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बोला जाएगा कि जिसकी भी बेसिसिटी आपको एक से ज्यादा याद है, 2 याद है, 3 याद है, 4 याद है, तो उसको उतने H+ एक झटके में देने को नहीं मिलते। उसको काइनेटिक्स के हिसाब से मल्टी स्टेप्स में उतने ही स्टेप दिखाने पड़ते हैं जितने H+ उसको देने हैं। यानी इफ समथिंग इज डाई बेसिक तो उसको एक एक H+ के 2 स्टेप करने पड़ेंगे, समथिंग इज ट्राई बेसिक तो एक एक H+ के 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो इससे साहब इस टॉपिक का क्या लेना देना है। मान लीजिए आगे जाके मैंने आपसे वो H3PO4 में एक एक करके 3 स्टेप में उससे H+ बने ऐसा दिखाया, और ये 1 बाय 1 3 स्टेप में एक H+ दे रहा है, तो पहले स्टेप में इसने H+ दिया होगा तो
एक H प्लस कम करके आपने ऐसा बनाया होगा H2PO4 माइनस, वो आपके लिए इंटरमीडिएट की तरह नेक्स्ट में स्टार्टिंग वाला बन जाएगा। फिर एक H प्लस उसमें से कम किया होगा तो HPO4 माइनस 2 ऐसा बन जाएगा, वो आपके लिए इंटरमीडिएट की तरह अगले का स्टार्टिंग बन जाएगा। और फिर आपको एक और H प्लस कम होके PO4 माइनस 3 ऐसा बन जाता। तो ऐसे स्टेप्स वहां आप लिख पाओगे पॉली बेसिक के लिए। अब एक जो टॉपिक है वो इसी से कनेक्टेड है। आपसे किसी क्वेश्चन में एक सॉल्ट का नाम लिखा आएगा और पूछा जाएगा आइडेंटिफाई वेदर दिस इज एसिडिक सॉल्ट और नॉट। क्या पूछा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट। अब अगर अभी जो टॉपिक पढ़ना है वो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट का मतलब समझोगे शायद इसकी बात हो रही है, क्योंकि सर इसका सॉल्ट भी है ये और एसिडिक नेचर में pH 7 से कम दे भी रहा था। वाइल एसिडिक सॉल्ट वर्ड हैज नथिंग टू डू विद एसिडिक नेचर, pH 7 से कम लाना। एसिडिक सॉल्ट कहानी ही कुछ और है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा अभी तक आपने जो काम सीखा वो 7 वाला न्यूट्रल है, 7 से कम जो भी आए वो एसिडिक नेचर है, 7 से अबव pH आए वो बेसिक नेचर है। दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, जिसको वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक देख के बताया जाता है। देयर इज अ डिफरेंट वर्ड कॉल्ड, आपसे पूछा जाएगा एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, और इस क्वेश्चन का मतलब कतई ये नहीं है कि वो आपसे एसिडिक नेचर पूछ रहा है। एसिडिक सॉल्ट कहानी ही कुछ और है। तो एसिडिक सॉल्ट को एसिडिक नेचर वर्ड से कंफ्यूज ना करें, पहली बात तो ये है। अब व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? आप H3PO4 जैसा कोई पॉलीबेसिक एसिड लेके चले हो और मेरे पास हाथ में NaOH है, मैं न्यूट्रलाइज कराने को तैयार बैठा हूं। मैं किस जगह पे NaOH गिरा दूंगा बीकर में विल डिसाइड एसिडिक सॉल्ट बनेगा या नहीं। अगर आपने H3PO4 के ये तीनों स्टेप हो जाने दिए और फिर आपने NaOH मिलाया, तो न्यूट्रलाइज करने के नाम पे आपको H3PO4 को 3 NaOH भेजने पड़ेंगे, क्योंकि वो 3 H प्लस दे चुका है, तो 3 मोल NaOH से ही 3 OH माइनस निकलेंगे। तो आपको 3 H प्लस इसके 3 OH माइनस से प्रोडक्ट साइड पे 3, तो H2O बनता दिखेगा। और सॉल्ट के नाम पे तब क्या बनता? बनता कि नहीं? अगर आप तीनों स्टेप हो चुके हो उसके बाद NaOH मिलाओगे तो आपके पास 3 जो OH माइनस आए वो तो कहां गए? तीनों H प्लस से जुड़ के 3 वाटर बना चुके हैं। उसके अलावा आपके पास क्या क्या बच गया? तीनों स्टेप हो जाने के बाद आपके पास ये नेगेटिव आयन बचा है, ये दोनों बचे हैं क्या? बोलेंगे नहीं, ये तो अगले स्टेप में खर्च हो गए थे ना। तो मेरे पे कौन सा आयन है? PO4 माइनस 3 और 3 NaOH के 3 Na प्लस बच रहे हैं। तो ये कंबाइन होकर जो सॉल्ट बना होगा उसकी शक्ल Na3PO4 जैसी होगी। ठीक बात है? इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट, इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। डेफिनेशन क्या बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट की? ऐसा सॉल्ट जिसमें बेसिसिटी ऑफ एसिड के बराबर H प्लस ऑलरेडी हट चुके हों। व्हाट इज अ नॉर्मल सॉल्ट? जिसके बनने के दौरान बेसिसिटी ऑफ एसिड के बराबर H प्लस ऑलरेडी रिमूव हो चुके हों। द सॉल्ट शुड नॉट कंटेन एनी H प्लस जिसे हटाया जा सकता था। नो रिप्लेसेबल H प्लस शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, तो वो नॉर्मल सॉल्ट कहलाता। अब इसी में ही एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन छुपी है। अगर आपने 2 स्टेप हुए थे तभी NaOH गिरा दिया, तो 2 स्टेप होने तक तो 2 H प्लस ही निकले थे, तो आपने 2 मोल NaOH ही मिलाना है। फिर 2 मोल NaOH क्या करेंगे? 2 H माइनस 2 H प्लस, तो 2 वाटर बन जाएगा। उस समय तक आपके पास चार्ज HPO4 माइनस 2 नाम का है और आपके 2 NaOH के 2 Na प्लस उस माइनस 2 चार्ज से जुड़ेंगे और कैसा सॉल्ट बनेगा? Na2HPO4। और आपको इसको देखते ही बोलना है कि ये पहले वाले Na3PO4 से कुछ अलग बना है और इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। इसका pH 7 से कम होने की कोई गारंटी नहीं है, एसिडिक नेचर कहानी ही अलग है। व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? ऐसा सॉल्ट जिसमें बेसिसिटी के बराबर H अभी टाटा बाय बाय नहीं हुए, उसमें कुछ और बचे फंसे हुए रह गए हैं। तो होने थे 3 स्टेप, आपने गाड़ी 2 स्टेप पे ही रुकवा दी, तो ये क्या बनेगा?
एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसको क्या बोलोगे आप? इसके अंदर एक H+ अभी मौजूद है जिसे आगे रिप्लेस कर सकते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट वर्ड का मतलब नेचर में एसिडिक नहीं होता। एसिडिक सॉल्ट उसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि उसमें एक H+ देने की ताकत बच रही है। अगर आपने इसके सामने अब एक NaOH और रख दिया तो वो NaOH देगा OH-, और ये अपने उस एक H+ को रिलीज करके वापस Na3PO4 में कन्वर्ट हो जाता। तो इसको मौका पड़ने पे सॉल्ट की जगह एसिड के तौर पे यूज कर सकते हैं, हेंस द नेम एसिडिक सॉल्ट। ये डबल रोल है, ये एक में प्रोडक्ट की तरह भी बना सॉल्ट, और आगे कभी सामने बेस मिलेगा तो ये उस H+ को रिलीज कर सकता है, हेंस एसिडिक सॉल्ट इसको बोलते हैं। और कुछ बन सकता है? आप तीन में से अगर पहले स्टेप पे ही हो और मैंने वही NaOH मिला दिया तो आपको एक ही NaOH मिलाना है, एक OH-, एक H+, वाटर बन जाएंगे। एक Na+ इस -1 चार्ज से जुड़कर कैसा बनाएगा? NaH2PO4। अगेन आप इसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ H ऐसे हैं जिन्हें आगे रिलीज कराया जा सकता है। लिखिए नाम से, नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। Normal salt and acidic salt. Salts which are formed by complete neutralization. Salts which are formed by complete neutralization of acid and base. Salts which are formed by complete neutralization of acid and base are called normal salts. Are called normal salts. आगे एक लाइन और लिख दें, they do not contain, ये वर्ड लिखिएगा, they do not contain replaceable H+. उनमें आगे रिलीज हो सकने वाला कोई H मौजूद नहीं होना चाहिए, तो उन्हें नॉर्मल सॉल्ट कहोगे आप। फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस और डू नॉट कंटेन रिप्लेसेबल H+. अब अगर मैंने आपसे पूछा नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट में तो छोटी सी ट्रिक देखनी है आपको, नॉर्मल सॉल्ट में कुछ ट्रिकबाजी नहीं है। नॉर्मल सॉल्ट के 80-90% एग्जाम्पल आराम से आइडेंटिफाई होंगे क्योंकि उनमें H दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। अगर मैंने आपसे बोला NaCl कैसा सॉल्ट है, तो अगर NaCl में H नहीं है तो अंडरस्टूड है ना, H हट चुका है, उसमें से कोई H बचा नहीं है। तो आपको NaCl, KNO3, MgSO4, Na2CO3 ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसमें कोई भी H नहीं है तो 100% उसको आप नॉर्मल सॉल्ट ही बोल रहे होते, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब इनमें से एक दो को थोड़ा सा सावधान रहना है आपको, और उसके कनेक्शन वही अगली डेफिनेशन से ही है साथ में। एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन जब क्या बोलेंगे, उसमें रिप्लेसेबल H होने चाहिए। आप बेसिसिटी के बराबर H अभी लूज नहीं कर पाए, सॉल्ट में कुछ H ऐसे बचे रह गए जिन्हें आगे लूज किया जा सकता है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन में नॉर्मल और एसिडिक में ही एक दो जगह पे कंफ्यूजन आता है, और वो कंफ्यूजन वो वाले एसिड कराते हैं जो एक्सेप्शन वाले थे। आपने कुछ 5-6 एसिड ऐसे रटे हुए हैं जिनमें टोटल H ज्यादा होते हैं पर बेसिसिटी कम है, वही वालों का क्वेश्चन आएगा 100%। ऐसा वाला क्वेश्चन पूछूंगा तो इसमें तो दमदार कुछ बना ही नहीं ना, ये तो आराम से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो मैंने अगर आपसे ऐसा पूछा कि CH3COO Na कैसा सॉल्ट है, तो मेरे उस वर्ड जो मैंने लिखा उसमें से आप अगर रिप्लेसेबल वर्ड उड़ा दोगे तो आपको लगेगा सर ये कहना चाह रहे हैं H नहीं होने चाहिए, तो आप इसमें H देख के इसको नॉर्मल सॉल्ट मना कर दोगे। लेकिन मेरे को हर H से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को वो H+ फॉर्म में खोएगा या नहीं उससे मतलब है। तो आपको ये पता है कि ये कौन से एसिड बेस से बना है, किन से बना है, ये बना है CH3COOH से, और इतना पार्ट आया है NaOH से।
तो अगर ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है तो जिसको जो काम करना था वो ऑलरेडी कर चुका है। वाटर बनने के नाम पे इसको OH माइनस देना था, दे चुका है, और इसको H प्लस देना था, दे चुका है। क्या इसको 4 H प्लस देने दे? क्या एसिटिक एसिड मोनोबेसिक ही तो होता है। तो आपके ये जो बचे हुए H हैं ये फर्जी हैं, ये H प्लस फॉर्म में लूज नहीं किए जा सकते, और इन H के होने के बावजूद ये सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट ही कहलाएगा। आपका CH3COONA नॉर्मल सॉल्ट ही है, क्योंकि इसमें ये जो H है ये नॉन रिप्लेसेबल है। क्यों है ये नॉन रिप्लेसेबल? क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 ही है, बाकी H बेकार है इसके। तो केवल और केवल वो कंपाउंड ढूंढने में थोड़ा सा सावधान रहना होगा आपको जिनमें बेसिसिटी को लेके कुछ पंगा है। आपको देखना है कि मेरे कंपाउंड में अगर टोटली H गायब है तो कोई इशू है ही नहीं, अगर उसमें H है तो थोड़ा सा पॉज लीजिए। क्या देखिए फिर कि ये H काम के हैं या बेकार है। बेकार वाले H बच गए, स्टिल उसे नॉर्मल सॉल्ट ही कहेंगे। ऐसा H बच गया जो आगे लूज होना था तो वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। मैंने कहा NH4Cl, ये इसी कैटेगरी का ही है, नॉर्मल सॉल्ट में ही वो जो नाम है उसी में ये जोड़ के लिखना है हमें। क्यों? NH4Cl का ये पार्ट NH4OH से आया है और ये पार्ट HCl से आया है, तो इनको जो करना था ये कर चुके हैं ना। इसको H प्लस देना था, ये दे चुका है। इसको तो H प्लस देना भी नहीं था, इसको OH माइनस देना था, वो दे चुका है। तो ये वाले आपके H भी नॉन रिप्लेसेबल हैं। ये अमोनियम आयन के H को आपको H प्लस फॉर्म में रिलीज कराना ही नहीं था, उसको तो बेस की तरह बिहेव करना था, वो कर चुका है। ये कुछ एग्जाम्पल हमने नॉर्मल में लिखे, एक लाइन गैप छोड़ के। अब हेडिंग लिख दीजिए एसिडिक सॉल्ट्स। पिछले वाले से ही मैचिंग डेफिनेशन लिख रहा हूं, और अब मैंने कंप्लीट की जगह बोला इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, और वो भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। एक मोनोबेसिक एसिड कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बना पाएगा। अगर आप HCl लेके चल रहे हो तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि HCl वाटर बनाने में H प्लस भेज भी दे और सॉल्ट में उसका H बचा भी रह जाए? एक ही तो ले दे के H है उसके पास, तो अगर NaCl बनेगा तो वो नॉर्मल सॉल्ट ही होगा। लेकिन अगर HCl की जगह H2SO4 है तो H2SO4 पे दोनों स्टेशन है। अगर वो डाई बेसिक बिहेव करने के लिए 2 स्टेप देने वाला था तो क्या क्या कर सकता है? वो दोनों स्टेप कर ले तो वो नॉर्मल स्टेप, नॉर्मल सॉल्ट भी बना सकता है, Na2SO4 जैसा। और अगर एक स्टेप पे रुक गया तो वो NaHSO4 जैसा एसिडिक सॉल्ट भी बना सकता है। तो आपके एसिडिक सॉल्ट हमेशा वो पॉलीबेसिक एसिड से ही बनेंगे, ये पक्का है। जब वो पूरा पूरा न्यूट्रलाइज ना हो पाए हो, बेस उनके सारे H प्लस को रिमूव ना करा पाए, इनकम्प्लीट ही रह जाए रिएक्शन, तो वो पॉलीबेसिक होंगे। इनमें एक या ज्यादा रिप्लेसेबल H जरूर होंगे। एसिडिक सॉल्ट में डेफिनेटली आपको एक या एक से ज्यादा रिप्लेसेबल H दिखेंगे। ऑल दीज एग्जाम्पल्स ये एसिडिक सॉल्ट के हैं।
NaHSO4 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ये आपको डाई बेसिक याद है, और अगर ये डाई बेसिक है तो इसको 2H प्लस लूज करने थे, पर एक H अभी सॉल्ट में रह गया, तो ये जो एक H प्लस है इसमें ये रिप्लेसेबल है। सिमिलरली NaHCO3 का H2CO3 ये भी डाई बेसिक है, 2H प्लस देने चाहिए थे, एक अभी भी सॉल्ट में बच गया, ये वाला H प्लस रिप्लेसेबल है। पोटेशियम ऑक्सिलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सिलेट KHC2O4 KOH और H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, अगेन ये एक्सेप्शन नहीं है, टू बेसिसिटी होती है, उनमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है जिनमें बेसिसिटी का एक्सेप्शन नहीं हो। आपको वही वालों पे ध्यान रखना है कि अगर कभी सॉल्ट में ऐसा एसिड यूज हुआ जो एक्सेप्शन वाला था तो थोड़ा सावधानी से करना है। इनमें अभी भी कोई एक्सेप्शन वाले नहीं है, तो इसको 2H प्लस देने थे, ऐसा कंपाउंड इसमें एक H प्लस बचा रह गया, ये H प्लस रिप्लेसेबल ही बोला जाएगा। और ऐसे इस आखिरी में NaOH के साथ H3PO4 है, ये भी एक्सेप्शन नहीं है वाला है अभी, और ये ट्राई बेसिक 3H प्लस दे सकता है, यानी एसिडिक सॉल्ट तो है ही, और 2H प्लस दोनों के दोनों जो बच रहे हैं वो रिप्लेसेबल है, इसको दो बार आप आगे खिसका सकते हो। आप इसका एक H और हटाओगे तो भी Na2HPO4 एसिडिक सॉल्ट ही कहलाएगा, फिर वो आखिरी H भी हटाओगे तो Na3PO4 जैसा नॉर्मल सॉल्ट बन पाएगा। इसके दोनों H रिप्लेसेबल है। तो दो बातें सीखनी है आपको एसिडिक सॉल्ट वर्ड में, एक एसिडिक सॉल्ट पहचानना कैसे है वो, और दूसरा उससे पहले जो बात पढ़ चुके हैं वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक वाली, उससे ये अलग क्वेश्चन है। एसिडिक नेचर वर्ड से एसिडिक सॉल्ट वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना। एसिडिक नेचर पूछूंगा तो क्या पूछ रहा हूं, वीक स्ट्रॉन्ग के हिसाब से पीएच 7 से कम कौन देगा, इसका पीएच से कोई लेना देना नहीं है, ये रिप्लेसेबिलिटी अलग कहानी है, इसमें आप पीएच नहीं गेस कर रहे हैं। H है, पर ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट पिछले वाले नाम में जाएंगे। जब आप इसको फॉर्मिक एसिड प्लस KOH ब्रेक करेंगे तो इसमें टोटल H वाले दो हों, पर आपने से बेसिसिटी 1 में ही याद किया है। ऑर्गेनिक वाले एसिड्स में COOH की संख्या बेसिसिटी डिसाइड करती है, तो इसमें एक ही COOH ग्रुप है, मोनोबेसिक एसिड ये होता है। तो इसका जो H है ये फर्जी वाला है, आपके इसमें से एक H निकलना था, वो एक H ऑलरेडी हट चुका है, अब ये वाले H को आगे हटाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये H भी हटता तो इसको डाइबेसिक ही बोलते ना, तो ये वाला H रिप्लेसेबल नहीं है। सिमिलरली इसमें आप एंड में क्या लिखा है उसके हिसाब से एसिड पहचानते, तो ये NaOH और H3PO2 से बना है, और अगेन ये एक्सेप्शन बेसिसिटी 1 वाला आपको एसिड लिखाया गया है। तो अगर बेसिसिटी कह रही है एक H लूज करो, उसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा तो Na उस एक H की जगह ही आया है, यानी एक H जो खोना था वो आप ऑलरेडी खो चुके हो, तो इसके भी ये दोनों H जो है ये नॉन रिप्लेसेबल हैं। यानी कि समरी है
अगर H प्लस बेसिसिटी के बराबर लूज कर चुके हो आप तो नॉर्मल सॉल्ट, और अगर H प्लस लेस देन बेसिसिटी ही हटाए गए हैं तो वो एसिडिक सॉल्ट बोला जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है वो आपको क्लियर रहे। सॉल्ट वर्ड से जस्ट पहले एसिडिक वर्ड लिखा है काइंड ऑफ अ प्रेफिक्स की तरह। एसिडिक सॉल्ट कौन है, तो ये आप सॉल्ट की एक कैटेगरी का नाम लिखा है आपने एसिडिक सॉल्ट, और वो रिप्लेसेबल H प्लस के अकॉर्डिंग ऐसे चेक होना है जो सिखाया गया। इस नाम का सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे पीएच 7 से कम ज्यादा पूछना होगा तो मैं उससे विच इज एसिडिक सॉल्ट ऐसे नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा विच सॉल्ट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक नेचर या सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक कौन है, उसमें एसिडिक वर्ड्स बाद में लिखे आ रहे होंगे। सॉल्ट के जस्ट पहले एसिडिक वर्ड लिखने का मतलब वो नेचर नहीं, वो टाइप ऑफ सॉल्ट पूछा जा रहा है, वो रिप्लेसेबिलिटी से चेक होगा। उसके लिए आपको केवल 4-5 एक्सेप्शन वाले वो नाम ध्यान रखने हैं। एसिडिक सॉल्ट कौन है या नॉर्मल सॉल्ट कौन है, ये कभी भी पूछा जाएगा तो उसमें 100% श्योर है कि आपको क्वेश्चन पूछने में एक आध एक्सेप्शन वाला ऑप्शन दिया ही जाएगा। अगर वो विदाउट एक्सेप्शंस वाले एसिड यूज करेगा तो फिर बहुत आसानी से ही पकड़ में सारे आ जाएंगे। तो आपको एक आध तो एक्सेप्शन वाले दिए ही होते हैं, इस वाले में वो दोनों तीनों ऑप्शन एक्सेप्शंस वाले ही हैं, क्योंकि ये एंड में PO3, ये एंड में PO3, फर्स्ट और थर्ड वाले H3PO3 से बने सॉल्ट्स हैं, वो भी एक्सेप्शन था। और H3PO3 में 2H प्लस तक आप लूज कर सकते हैं, डाई बेसिक उसे रटाया आपने, वाइल ये PO2 पे खत्म होने वाला ये मोनो बेसिक है, तो इसकी बेसिसिटी एक Na ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बचे हुए H अब रिप्लेसेबल नहीं है। इन दोनों में 2H प्लस तक लूज कर चुके हैं, दो कर सकते हैं, या एक ही Na आया है अभी, तो ये एक H आगे और लूज करेगा, यही आपका आंसर है। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि डाई बेसिक था, 2H प्लस टाटा हो चुकी है, 2Na उसी 2H की जगह ही आए हैं, तो आपके बचे हुए दोनों एसिडिक सॉल्ट नहीं है। इसका जो H3PO2 है वो बेसिसिटी 1 है, और इसका भी H3PO3 वो बेसिसिटी 2 है। तो इसके अंदर एक H प्लस अभी भी रिप्लेसेबल बचा है।
एन के टर्म्स में मैंने एक जनरल रूल जैसा लिखा कि अगर आपको किसी एसिड की बेसिसिटी एन पता है तो आप n-1 एसिडिक सॉल्ट्स और एक नॉर्मल सॉल्ट उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट्स वो बेसिसिटी के बराबर बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट्स उसके n ही बनेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट्स फॉर्म्ड वो इक्वल टू n ही है, इक्वल टू बेसिसिटी। और उन n में से आप स्प्लिट कर सकते हो, n में से n-1 एक तरह के है और एक तरह का है। अब इसमें n पुट करके देख लो कुछ भी, जैसे मैंने कहा HCl है तो HCl इज बेसिसिटी 1, तो आपको उससे एक ही सॉल्ट बनाने को मिलेगा और वो एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। इस जगह n को 1 रखेंगे तो 0 एसिडिक सॉल्ट दिख ही रहा है, तो HCl से NaCl बन जाए और NaCl नॉर्मल ही कहलाएगा, उसमें H बचे रह जाए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मोनो बेसिक से कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनेगा। डाई बेसिक पे आते तो 2 लेके यहां रख दीजिए, तो आपके टोटल सॉल्ट 2 बनेंगे, उनमें से एक एसिडिक सॉल्ट होगा एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। जैसे H2SO4 होता तो पहले स्टेप पे गाड़ी रुक जाएगी तो NaHSO4 एक H प्लस बचा रह जाएगा, वो H प्लस भी लूज कर गए तो Na2SO4 ऐसा कुछ बनता। ट्राई बेसिक N टोटल 3 सॉल्ट बनाएगा, 3-1 2 एसिडिक सॉल्ट एक नॉर्मल सॉल्ट। जैसे फॉस्फोरिक एसिड से बनवा दें H3PO4 से एक ऐसा बनता, एक H और हटा देंगे तो Na2HPO4 वो भी एसिडिक होता और आखिरी H भी हट जाएगा तो Na3PO4 वो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। तो हर एसिड से एक मिनिमम नॉर्मल सॉल्ट बनता ही है, ना एक से ज्यादा बन सकता है ना एक से कम। एक से ज्यादा कभी भी बनेंगे सॉल्ट्स तो वो एसिडिक सॉल्ट्स वाले ही होंगे। ठीक है।